फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस टेक। मेरा नाम है सचिन और डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन के ऑलरेडी बच्चों हमने 4 से 5 वीडियो देख लिए हैं, जिसके अंदर हमने ग्रेविटेशन के ऑल टॉपिक को कवर कर लिया है, सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। लेकिन 2 पॉइंट्स बाकी है, उसको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। वो टॉपिक है बच्चों हमारे फ्री फॉल्स एंड एस्केप वेलोसिटी। तो दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में इसी के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, तो पहला हमारा पॉइंट है दैट इज द फ्री फॉल। अब ये फ्री फॉल क्या होता है बच्चों? देखो बच्चों, आपको पता है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट द एवरी अदर ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स सेंटर। अब क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि ग्रेविटी की वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे क्या होते हैं बच्चों, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा। जब भी बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप करते हो फ्रॉम द सम सर्टेन हाइट, ठीक है, सर्टेन हाइट से जब आप ड्रॉप करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट बच्चों क्या होता है, वो फॉल करने लगता है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये ऑब्जेक्ट क्यों अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कह सकते हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऐसे मोशन को बच्चों हम कहते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फ्री फॉल। सच अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फ्री फॉल। मतलब बच्चों सिंपली आप ये कह सकते हो, फ्री फॉल इज डिफाइंड एज द बॉडी इज मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। यानी अर्थ के ग्रेविटी की वजह से जो भी मोशन होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। ओनली कहा गया बच्चों, ये याद रखना है, क्योंकि क्या होता है बच्चों, अगर एक से ज्यादा अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लग रहे हैं तो वो फ्री फॉल में नहीं होगा। ठीक है, अगर फ्री फॉल में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसी के ऊपर एक ही फोर्स लगना चाहिए, और वो फोर्स होता है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए बच्चों हमारी डेफिनेशन यहाँ पर ये बनी है, फ्री फॉल इज डिफाइंड एज द व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। मतलब सिर्फ ग्रेविटी ही उसके ऊपर एक्ट होनी चाहिए, दूसरा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया यार, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है और उसी फोर्स की वजह से अगर वहां पर मोशन है, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। लेकिन कहां पर ये फ्री फॉल पॉसिबल है? क्या हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री फॉल पॉसिबल है? कहां पर पॉसिबल होता है जनरली? देखो बेटा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कंडीशन ले लेंगे। एक ले लेंगे बेटा वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम मतलब वहां पर कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है। और एक है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में बच्चों आपको पता है क्या होता है, एयर होती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों, एयर होती है। और यहाँ पर क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, मतलब वैक्यूम होता है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, मान लीजिए अगर आप स्पेस में अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर रिलीज कर दे दो स्पेस में, या फिर आप वैक्यूम में कहो, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप रिलीज कर दे दो, मान लीजिए स्पेस है, और स्पेस में क्या बेटा, वैक्यूम है। तो स्पेस में या फिर वैक्यूम में अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप रिलीज कर देते हो, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स रहेगा? तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब इस पर्सन के ऊपर एक ही फोर्स है, दैट इज द ग्रेविटी। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर एक ही फोर्स है, ग्रेविटी। और इसी ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट में मोशन है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, हमारे पर्यावरण की बात करें, तो क्या यहाँ पर फ्री फॉल पॉसिबल है? तो देखो बच्चों, अगर ये जंप लगा दे, मान लीजिए अगर आपने जंप लगा लिया, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने सर्टेन हाइट से रिलीज कर दिया, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगेगा, दैट इज द ग्रेविटी। ग्रेविटी तो लगेगा, और ग्रेविटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा बच्चों, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ आना स्टार्ट भी कर देगा। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है बच्चों, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में बच्चों होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स, एयर होती है। सही बात है ना, क्या होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स। और एयर की वजह से क्या होता है, एक बुयांट फोर्स, ठीक है, कह सकते हैं एक बुयांट फोर्स क्रिएट होता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब ड्रैग उसे आप कह सकते हो, और सिंपली कह सकते हो बच्चों एक रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपली कह सकते हो बच्चों कि रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। मतलब क्या हो रहा है बच्चों, एटमॉस्फेयर में एक से ज्यादा फोर्स है। फर्स्ट वन
ग्रेविटी है, दूसरा यहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस है, मतलब इसे आप फ्रिक्शन भी कह सकते हो, रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, बुoyant फोर्स भी कह सकते हो। तो यहाँ पर एक से ज्यादा फोर्स है, मतलब ये फ्री फॉल नहीं है, फ्री फॉल एटमॉस्फेयर में पॉसिबल नहीं है। ओके, क्लियर हुआ। और वैक्यूम में बात करें तो बच्चों वैक्यूम में आपको बताया कि वहां पर दूसरा कोई भी फोर्स नहीं होता है, एक ही फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, दैट इज द ग्रेविटी। तो वैक्यूम में बच्चों क्या होगा, हमारा फ्री फॉल पॉसिबल होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, ड्यूरिंग द फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर opposes the motion of the object and buoyant force also act on the object। अब क्या होता है बच्चों कि हमारे एटमॉस्फेयर में होती है एयर, और एयर की वजह से क्या हो जाता है, वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, एयर क्या करती है, एक अपोजिशन क्रिएट करती है उस मोशन को, और इसके वजह से बच्चों एक बुoyant फोर्स भी वहां पर क्रिएट होता है। मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेयर में एक से ज्यादा फोर्स वहां पर लग रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसीलिए उसे हम फ्री फॉल नहीं कह सकते। ठीक है, और फ्री फॉल कहाँ पर पॉसिबल होता है बच्चों, ट्रू फ्री फॉल इज ओनली पॉसिबल इन वैक्यूम। मतलब फ्री फॉल कहाँ पर पॉसिबल होता है, तो वैक्यूम में ही पॉसिबल होता है, एटमॉस्फेयर में ट्रू फ्री फॉल पॉसिबल नहीं है। ये चीजें बच्चों आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, एकदम इजी है, एग्जाम में आया तो कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि आपके मन में क्वेश्चन एक रेज हुआ होगा कि यार एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, अब एस्केप वर्ड का अर्थ क्या होता है बच्चों, पता है आपको? तो एस्केप वर्ड का अर्थ होता है बाहर निकलना। ठीक है, बाहर निकलना ये होता है एस्केप का अर्थ, मतलब भाग जाना, बाहर निकलना ये होता है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, आपने देखा बच्चों ये हमारी अर्थ है, अब अर्थ के कुछ किलोमीटर तक, ठीक है, मतलब अर्थ से कुछ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक क्या होगा बच्चों, ग्रेविटी एक्ट करेंगी। सही बात है ना, अर्थ से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर क्या होगा बच्चों, ग्रेविटी एक्ट करेंगी। और क्या होगा बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंकते हो, मान लीजिए आप, मेरे पास पेन है, इस पेन को अगर मैं ऊपर की तरफ फेंक देता हूँ तो क्या होगा, ये पेन फिर से नीचे आना स्टार्ट कर देगी। क्यों आना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि ग्रेविटी क्या करेगी, इसे अट्रैक्ट करेगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब अगर आपको एस्केप का मतलब क्या होता है, बाहर निकल जाना, मतलब एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी वेलोसिटी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए मदद करे। ठीक है, मतलब वो ऑब्जेक्ट कभी भी अर्थ के ऊपर वापस ना आ पाए। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए अगर आपको हमेशा के लिए अगर अर्थ से बाहर जाना है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वेलोसिटी उसे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी अगर मान लीजिए बच्चों अगर आपने कम दे दी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सर्टेन हाइट तक पहुंच जाएगा और फिर से अर्थ के ऊपर गिर जाएगा। तो आपने अगर सफिशिएंट अगर वेलोसिटी दे दी तो क्या हो जाएगा, ये इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा और वो कभी भी अर्थ के ऊपर वापस नहीं आएगा। तो बच्चों ऐसी वेलोसिटी जो उस ऑब्जेक्ट को मदद करती है, मतलब आप ऐसा भी आप कह सकते हो, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू द ऑब्जेक्ट टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। मतलब ऐसी मिनिमम वेलोसिटी की जो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए हेल्प करती है, मदद करती है, ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ये भी बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना होगा। अब देखो बच्चों, escape velocity is the minimum velocity required by the body to projected to overcome the gravitational pull of the earth। मतलब बच्चों ऐसी मिनिमम वेलोसिटी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए मदद करती है। एक बार ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया वो कभी भी अर्थ के ऊपर वापस नहीं आएगा। ओके, इट इज मिनिमम वेलोसिटी, ओके, required by the object to escape the gravitational field that is escape the land without ever falling back। मतलब ऐसी वेलोसिटी बच्चों कि वो क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को हमेशा के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेज देती है, और एक बार वो उस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया तो वो फिर कभी भी अर्थ के ऊपर वापिस नहीं गिरेगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है बच्चों। ठीक है, an object that has this velocity at a earth surface will totally escape the earth gravitational field ignoring the losses due to the atmosphere। बच्चों अगर वो वेलोसिटी होती है एस्केप वेलोसिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम दे देते हैं तो ऑब्जेक्ट बच्चों क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा।
तो आप कह रहे हैं सर ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा ये जो एस्केप वेलोसिटी होती है इसकी वैल्यू होती है 11.18, ठीक है, तो एक मिनट, किलोमीटर पर सेकंड, या फिर इसे आप ये भी लिख सकते हो बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये होती है बच्चों हमारी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अगर वेलोसिटी दे देते हो, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। तो बच्चों आपने देखा होगा जब भी हम रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है बच्चों, हमें उस सैटेलाइट को हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना पड़ता है। तो ऐसे समय में बच्चों हमें क्या करता है, उस रॉकेट को एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ती है, और हमारी एस्केप वेलोसिटी बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी बच्चों आपको यहाँ पर देनी पड़ती है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा। तो बच्चों आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या है। तो बच्चों एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पर बनता है बच्चों हमारा, ठीक है, याद रखो इस फार्मूले को आप, ठीक है, अंडर रूट 2gm अपॉन आर, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पर मतलब आप इन दोनों को अगर आर, मतलब इस इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे आर से, तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों हमें मिलेगा, सो आपको पता है बच्चों कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या बनता है बच्चों, ये बनता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा हमारा फार्मूला, तो यहाँ पर बच्चों बनेगा बच्चों हमारा 2gm r, ओके, और नीचे बनेगा आर आर आर, ये आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो क्या बना हमारा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर बना। तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से आप लिख सकते हो 2gr। तो ये दो फार्मूले बच्चों आपको यहाँ पर याद रखने, ठीक है। तो बच्चों मान लीजिए अगर आपको वहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू कौन सी दी हुई है उस प्रॉब्लम में, उसी के हिसाब से आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी के। तो एक बार मैं लिख देता हूँ आपको, तो यहाँ पर ये याद रखना है आपको, ठीक है, अंडर रूट 2gm अपॉन आर। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। और एक फार्मूला दैट इज द, ठीक है, अंडर रूट 2gr, ठीक है। तो ये दो फार्मूले बच्चों आपको याद रखने हैं। दोनों फार्मूले बच्चों किसके हैं, सो एस्केप वेलोसिटी के फार्मूले हैं। और जब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा तब आपके फार्मूले बहुत यूजफुल होने वाले हैं। सो बच्चों देखो ये तो हमारा पूरा हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में, और जो हमारा पहला टॉपिक है डोबे राइनर ट्राइड, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट। क्योंकि आपको पता है बच्चों इन शॉर्ट देखने में आपको बहुत मजा आता है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, इसीलिए बच्चों हम शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। सो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। तब तक बच्चों गुड बाय, टेक केयर।